माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन लोग फंक्शन चैप्टर के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में अपन लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट नंबर 1, जो कि क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन। और वहां पे अपन ने देखा था फंक्शन की 3 डिफरेंट डेफिनेशंस होती है। पहली डेफिनेशन अपन ने कवर कर ली थी और सेकंड और थर्ड डेफिनेशन आज अपन कवर करने वाले हैं। इसका मतलब कंसेप्ट नंबर 1 आज आपका फंक्शन चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 कंसेप्ट में से पहला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा था ये भी आपको लास्ट लेक्चर में कि डेफिनेशन 1 को समझने के बाद ही आप डेफिनेशन 2 और डेफिनेशन 3 पर आओगे। तो डेफिनेशन 1 को रिकॉल कर लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में तो अपन ने बहुत सारे नाम याद किए थे। ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव, इनटू को कहते हैं नॉट सर्जेक्टिव, वन वन होता है तो इंजेक्टिव होता है, नॉट वन वन होता है मतलब मैनी वन होता है तो उसको कहते हैं नॉट इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होता है तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव, बाई यूनिफॉर्म, इन्वर्टिबल। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना होगा तो इन्वर्टिबल होगा। तो ये से बहुत सारे अपन ने नाम देखे थे। आज अपन फंक्शन की डेफिनेशन 2 पर आएंगे, लेकिन डेफिनेशन 1 को एक बार रिकॉल करेंगे। कल अपन ने फंक्शन को देखा था किस तरीके से लिखेंगे, तो फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन सच दैट ए टू बी, और इसका एक और बोलते हैं फंक्शन मैप्स ए टू बी। तो मैपिंग वर्ड भी जो यूज किया जाता है वो डिफाइन करने के लिए दिया जाता है कि दो सेट को किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं अपन। क्लियर है? तो चलो, फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन की डेफिनेशन 1 में 2 शर्तें थी, या डेफिनेशन 2 में भी 2 शर्तें और 3 में भी 2 शर्तें, लेकिन डेफिनेशन 1 में क्या शर्त थी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट, अगर सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट है तो ये तीनों के तीनों रिलेट होने चाहिए, और सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, ऐसा। तो हमने ये कहा था ये फंक्शन होगा। क्या ये ऐसा फंक्शन हो सकता है कि यहां पर आपके 3 एलिमेंट हैं, यहां पर आपका एक ही एलिमेंट है, तो ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो ये भी फंक्शन है, ये रिश्ता भी फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और सेट ए का एक एलिमेंट बी के तो केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा है ना, तो बी में एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग है, हाँ है ना। तो अगर मैं यहां पर x1 और x2 लिखता हूं और यहां पर y1 लिखता हूं तो x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया। तो ये फंक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, अब इस चीज को समझो कि हमने ये भी देखा कि ये x1 रखने पर y1 आया, तो इसका मतलब x1 की इमेज कौन है? y1। तो y1 को क्या कहेंगे? y1 इज इमेज ऑफ x1। y1 को क्या कहेंगे? x1 का इमेज। और आप बताओ, y1 तो इमेज हो गया x1 का, क्योंकि x1 रखने पर y1 आया। तो x1 क्या है? पहले का इमेज, मतलब प्री इमेज। तो x1 इज प्री इमेज, ये कहलाता है। तो ये सारी बातें अपन ने देखी। फिर अपन ने ये भी देखा था कि ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और रेंज क्या होता है? कोडोमेन के वो एलिमेंट जो कि डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है रेंज। और अपन ने देखा था कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ व्हाट? कोडोमेन। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? अब इस स्मॉलटेड बात को समझिए कि फंक्शन की डेफिनेशन में 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब डेफिनेशन 2 की अपन अच्छे तरीके से बात करते हैं और इसको समझते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन 2 किस नजरिए से है, देखिए, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो लिखेंगे अपन सब लोग साथ में कि डेफिनेशन 2 ऑफ फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर का नाम सुन रखा होगा। ऑर्डर्ड पेयर के बिना बेटा जीवन अधूरा है, तो सुनना पड़ेगा आपको। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा, और ऑर्डर्ड मतलब पोजीशन फिक्स है। तो अपन कभी ऐसे लिखते हैं ना a कॉमा b, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। देखो जोड़े हैं a और b, और यहां पे पोजीशन फिक्स है कि पहले a होगा और बाद में b होगा। तो यहां पे पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? सेट के रेस्पेक्ट में। a सेट का एलिमेंट पहले होगा और b सेट का एलिमेंट बाद में होगा। और जनरल आपको बताऊं तो पहले इनपुट होता है और बाद में आउटपुट होता है। जब अपन y = fx लिखते हैं ना, तो अगर मैं x को 1 लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या आता है? मान लो y 2 आ गया, मान लिया, तो अपन क्या लेते हैं? 1,2। तो x क्या आपने मन से रखा? इनपुट। तो ये इनपुट होता है, तो उसको रखने के बाद जो आता है वो क्या होता है? आउटपुट। सही है कि नहीं है? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो हमने क्या कहा? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो वापस से कल जो अपन ने एग्जांपल लिया था ना, वही एग्जांपल मैं वापस से लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कल, बस इसी एग्जांपल के ऊपर पूरा जीवन बेटा फंक्शन चैप्टर का खत्म कर देंगे अपन। a² = b, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया जो कि ए और बी को रिलेट कर रहा है। जस्ट लाइक कि x² = y एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि x और y को रिलेट करके चल रहा है। तो ये तो बोलता है y = fx, और fx क्या है बेटा? x²। तो आज मैंने x और y की दुनिया हटा के और b की दुनिया कर दी, तो फंक्शन हो गया ना कि b = f of a।
तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू वेरिएबल ए एंड बी चल रहा है, लेकिन मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं कि ए सेट ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है एंड बी एलिमेंट जो है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर मैंने लिया कि ये ए हो गया सेट, ये बी हो गया, उनके बीच में ये रिश्ता हो गया, 1 1 से जुड़ा, 2 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा, 4 16 से जुड़ा, 5 25 से जुड़ा, और यहां पर मैं 36 लिख देता हूं। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ कोडोमेन में कुछ बचा कि नहीं बचा? तो अगर कोडोमेन में कुछ बचा तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। और आपको समझ में आ रहा होगा ये रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं और सेट बी में कुछ बचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? अब आप बात समझिए कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखूंगा? 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1 1 के साथ जुड़ा हुआ है। 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है। 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 9 के साथ जुड़ा हुआ है। 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 4 16 के साथ जुड़ा हुआ है। और 5 जुड़ा हुआ है किसके साथ? 25 के साथ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इस ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ये हो गया अपना सेट। तो हम यही तो पढ़ने जा रहे हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऐसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कि जब हम बात करें तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है। अभी क्या है? ये एक रिलेशन। कैसे? कि 1 1 से जुड़ा, 2 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा, 4 16 से जुड़ा, 5 25 से जुड़ा। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो? जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा इनपुट होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इनपुट क्या है, तो तुम इनपुट में क्या बोलोगे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैं तुमसे पूछूं आउटपुट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? आउटपुट में 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। हाँ या ना? तो जो इनपुट होता है वो एक्स की वैल्यूज होती है, मतलब वो डोमेन ही तो होता है विद्यार्थियों, क्योंकि सेट ए में से आया। और जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? रेंज। हाँ या ना? अब अगर मैं आपको ये चीज डिफाइन करके दे दूं कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 की जगह पर लेते हैं 1 4 9 16 25 और 36। ये मैंने आपको दे दिया। क्लियर है? आपको सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, और मैंने कहा कि भैया ये फंक्शन है ए टू बी, जो कि ये फंक्शन बना हुआ है, ये हो गया आपका फंक्शन। क्लियर है? अब मैं पूछ रहा हूं इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? पूरा का पूरा सेट है। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि चलो बताओ कि इसमें रेंज क्या हो गई, तो रेंज बोलोगे तुम यहां पर देखिए कि 1 रखने पर 1 आया, 2 रखने पर 4 आया, 3 रखने पर 9 आया, 4 रखने पर 16 आया, 5 रखने पर 25 आया। तो इस बात को सोचो, तो ये रेंज हो गया। और मैं तुमसे पूछूं बताओ कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन तो तुम पूरा सेट बी बोलोगे। हाँ या ना? अब तुम देखो सेट बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है रेंज से, तो सेट ए को देखा, डोमेन बता दिया, सेट बी को देखा और अपन ने रेंज देखी, तो इससे पता लगा दिया ये जो फंक्शन बनेगा ये इनटू फंक्शन है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहां पर सेट ए के अंदर 6 है, लेकिन यहां पर जो रिलेशन, अब ये फंक्शन नहीं, अब ये रिलेशन होगा ना, क्योंकि रिलेशन क्यों होगा? क्योंकि सारे सेट ए के एलिमेंट्स कैप्चर नहीं है, सारे सेट ए के एलिमेंट्स कैप्चर नहीं है। अगर मैं यहां पे 36 भी हटा देता हूं, तो बताओ 1 1 से जुड़ा, 2 4 से, 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से 6 बच गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो आपको एक काम कर सकता है, सेट ए दे देगा, सेट बी दे देगा, ये दे देगा, पूछेगा कि बताओ रेंज क्या है, पूछेगा बताओ डोमेन क्या है, ये पूछ लेगा कि फंक्शन इनटू है क्या इनटू है, तो इस तरीके से बात आएगी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये देखो ऑर्डर्ड पेयर का सेट मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह होंगे। अब आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा बेटा, आपको तो ये एल्जेब्रिक वे दिया जाएगा। दिस इज द एल्जेब्रिक वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन बना देते हैं अपन, यहां पे f कर देते हैं, यहां पे 6 हटा देते हैं और यहां पे अपन 25 ही रहने देते हैं, 36 करना चाहो तो 36 भी कर सकते हो आप ये। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये फंक्शन बन गया। सो दिस इज द एल्जेब्रिक वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, और जो पहले अपन ने पढ़ा था दिस इज द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलेशन है और मुझे पता लगाना है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है? हाँ, तो हर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक रिश्ता है और वो रिश्ता फंक्शन कब होगा यही हम जानना चाह रहे हैं। तो आप मेरे को एक छोटी सी बात पहले ये बताओ, क्या आप इसको देखकर, एल्जेब्रिक वे को देखकर क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सेट ए क्या हो जाएगा? ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। सेट ए क्या हो जाएगा बताओ? इनपुट 1 2 3 4 5। और सेट बी क्या हो जाएगा बताओ? 1 4 9 16 25। अब अगर मैंने आपको सेट ए नहीं दिया, मैंने आपको सेट बी नहीं दिया,
तो सेट ए तो आपको पता पड़ गया 1 2 3 4 5, आपको रेंज भी पता पड़ गई 1 4 9 16 25, लेकिन मैंने सेट बी नहीं दे रखा, तो आपको सेट बी यही कंसिडर करना पड़ेगा 1 4 9 16 25। इसका मतलब जो रेंज के एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट कोडोमेन के मानने पड़ेंगे, उससे न एक ज्यादा न एक कम। कम तो मान नहीं सकते, ज्यादा नहीं मानोगे। क्लियर है कि नहीं है? अगर गिवन नहीं हो सेट बी, अब आपने इसको देखकर ये बना दिया और फिर आप देख रहे हो कि अच्छा 1 1 से जुड़ा, 2 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा, 4 16 से जुड़ा, 5 25 से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो इसका मतलब आपने ये देखा कि इसको आपने इस तरीके से लिखा, तो एल्जेब्रिक वे को आपने पिक्टोरियल वे तरीके से लिखा और फिर आपने देखा कि भैया इसके अंदर कोई एलिमेंट छूटा नहीं और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको ये लिख रहे हो और फिर बता रहे हो कि फंक्शन है कि नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसी को देखकर बताओ कि जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जो कि एक रिश्ता है, या यही देख के बताओ कि फंक्शन है कि नहीं है। आप ये देखो, ये तो पता पड़ गया भैया सारे के सारे कैप्चर है। अब बात यह है कि अगर मैं यहां पर 1,4 और दे देता आपको, तो क्या 1,4 से आप इस 1 को 4 से और रिलेट कर देते करते? तो अब बताओ ये रिलेशन जो पहले 4 से इन्वॉल्व नहीं था, 4 से रिलेट नहीं था, तो फंक्शन था। लेकिन अगर मैंने 4 से रिलेट कर दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिलेशन। अब फंक्शन हट गया। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट का कोई ऑर्डर्ड पेयर में अगर पहले वाला एलिमेंट किसी से जुड़ा हुआ है तो वो किसी और ऑर्डर्ड पेयर में उससे चालू नहीं होगा, उस एलिमेंट से चालू नहीं होगा। इसका मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का इनपुट जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर 1 1 से रिलेट हो रहा है तो फिर ये आगे वाला 1 और किसी से रिलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये आगे वाला फिर किसी और से रिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहा, अब ये रिलेशन रहा। क्या बात सबको समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा कि 1 1 से जुड़ा, जैसे मैंने आपको कहा कि एक रिलेशन है बेटा कि जिसमें 1 1 से जुड़ा, 1 2 से जुड़ा, 1 3 से जुड़ा, तो आप क्या कहोगे कि भैया ये सर ऐसा दिख रहा है पिक्टोरियल में कि यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 से भी जुड़ा, 2 से भी जुड़ा, 3 से भी जुड़ा, तो ये रिश्ता है, ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर ये फंक्शन होगा तो ये इसी बात को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर में जो इनपुट है 1, वो आगे किसी ऑर्डर्ड पेयर का इनपुट नहीं होना चाहिए। मतलब वो इनपुट रिपीट नहीं होना चाहिए दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में। अगर रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं है। तो आज अगर मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने एक रिलेशन दिया कि a, b, c, d, e, f और a, p, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो इनपुट है a, वो किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का भी इनपुट बन गया, तो इनपुट किसी और ऑर्डर पेयर का रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर कर गया तो बात खत्म। तो यहां पे हो जाएगा ए सी ई और यहां पे हो जाएगा बी डी एफ और पी। तो देखो ए बी से भी जुड़ा और ए पी से भी जुड़ा। तो मेरे ख्याल से अब साफ तौर पे बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो रिश्ता फंक्शन होगा कि नहीं होगा। बस इतना ही चेक करना है कि वो इनपुट जो एक ऑर्डर्ड पेयर का है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में वापस रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। अब इसी तरीके देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको 3 स्टेप में 3 पॉइंट्स के नजरिए से मैं लिख रहा हूं। पहले मेरे को यह बताना पड़ेगा कि जो मैं फंक्शन बोलना चाह रहा हूं वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। सही बात है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि a, b ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, वो फंक्शन को बिलोंग कर रहा है जिसमें a बिलोंग्स सेट a को कर रहा है एंड b बिलोंग्स सेट b को कर रहा है। तो पहले तो मैंने आपको यहां पर पहले पॉइंट पे मैंने ये कहा, क्योंकि मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए और वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो स्मॉल ए पहले वाला जो है वो सेट ए को बिलोंग करे और दूसरा वाला सेट बी को बिलोंग करे। अभी तक मैंने फंक्शन की कोई कंडीशन नहीं लगाई, 2 शर्तें कोई नहीं लगाई, बस मैंने ये कहा कि मैं फंक्शन की डेफिनेशन टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देख रहा हूं तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो मैंने एलिमेंट को ऑर्डर पेयर कहा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका ये एलिमेंट हुआ जिसमें ए को सेट ए से बिलोंग किया और बी बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। अब दूसरी बात, हमें तो भैया फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन की पहली शर्त क्या थी? सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, फॉर ईच, ये सिंबल होता है मैथमेटिक्स में किसका? फॉर ईच। फॉर ईच बोलो या अपन बोलते हैं फॉर एवरी। मैंने कहा फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने देखो क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट
मैंने तो ये लिखा नहीं है सेट बी का हर एक एलिमेंट, मेरे को तो ये चाहिए ना सेट ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो मैंने लिखा फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट। तो पहली शर्त पूरी कर रहा हूं, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल क्या होता है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, मैंने कहा सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। मतलब मैं कौन कौन सी सिचुएशन ले रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। जैसे एबीसी लिया और यहां पर एक्स वाई जेड लिया, तो ए एक्स हो सकता है, बी एक्स हो सकता है और सी वाई हो सकता है। तो मैंने कहा हर एक सेट ए के लिए कोई ना कोई बी एलिमेंट होना चाहिए सेट बी के अंदर। मैंने ये नहीं कहा कि हर एक एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए, मैंने हर एक तो किस में लिया है, सेट ए में। अब सेट बी के कुछ एलिमेंट से रिलेट हो या सारे से रिलेट हो वो नहीं है, ताकि क्या बन जाए, सच दैट, ये होता है एसटी मतलब सच दैट जो ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो फंक्शन में आ जाए। तो पहले मैंने उस फंक्शन के अंदर एलिमेंट लिया ऑर्डर्ड पेयर, फिर मैंने कहा सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ पेयर होना चाहिए ताकि वो ऑर्डर्ड पेयर बनके फंक्शन का एलिमेंट बन जाए। क्लियर। फिर तीसरी शर्त, तो क्या दूसरा पॉइंट में आपको ये समझ में आया कि हमने पहली शर्त कंप्लीट कर ली कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का बचना नहीं चाहिए, बी का तो बच सकता है क्योंकि बी के आगे फॉर ईच नहीं लगाया, फॉर एवरी नहीं लगाया। फिर तीसरी शर्त, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। देखो हमें दिक्कत क्या है, हमें दिक्कत है कि ए अगर बी से जुड़े तो फिर ए किसी और से नहीं जुड़े, मतलब अगर फिर ए अगर सी से जुड़ गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो हमारा दर्द यही तो है कि ए अगर बी से जुड़ रहा है तो ए फिर किसी और से न जुड़े। तो मेरे को अगर मैंने कहा कि ये नहीं है तो जो बचा हुआ केस है वो है ही है, मतलब अगर ये केस नहीं हो रहा इसका मतलब फंक्शन 1 है, क्योंकि इसी केस पे तो फंक्शन इसी केस पे तो रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर ये केस नहीं हो रहा तो रिलेशन फंक्शन है, और अगर ये केस हो गया तो रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो ये केस नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको किस तरीके से देख रहा हूं, देखो यदि मैंने कहा ए बी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर मैंने कहा एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब मैंने ये भी कहा कि ए सी से भी जुड़ा हुआ है, और यही चीज नहीं होनी चाहिए, और ये चीज अगर नहीं होती है तो ये फंक्शन है रिश्ता। तो मैंने देखो उसको क्या लिखा, देन अगर ऐसी स्थिति है कि ए बी से भी जुड़ रहा है, ए सी से भी जुड़ रहा है, और ऐसी स्थिति को फंक्शन बनाना है, तो देखो मैंने कितना गजब की बात बोल दी, देन बी सी के बराबर होना चाहिए। अब आप देखो ए बी से जुड़ा हुआ है, ए सी से जुड़ा हुआ है, अगर ये फंक्शन होना चाहिए तो बी अगर सी हो जाए तो एक एक से ही जुड़ा हुआ है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ। तो अगर ए बी से भी जुड़ा, ए सी से भी जुड़ा तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन फंक्शन बनाना है तो बी सी बराबर हो जाए। तो यहां पे अपन ने ये बात कर ली कि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ है, ऊपर अपन ने ये बात करी कि हर एक एलिमेंट ए के लिए हो गया। तो इज द डेफिनेशन टू क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन टू समझ में आ गई। इसी बेसिस पे दो क्वेश्चन है कि आपको यहां पे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दे दिया, पूछा रेंज क्या होगा, पूछा डोमेन क्या होगा, पूछा फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन होने ना होने के लिए आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो इनपुट है आगे वाला एलिमेंट वो किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का इनपुट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये देख लिया कि अगर वो है तो वो रिश्ता फंक्शन नहीं है। अब अपन बात करेंगे डेफिनेशन 3 ऑफ फंक्शन की। आइए जल्दी से इसको रब करें और डेफिनेशन 3 ऑफ फंक्शन की बात करें। डेफिनेशन 3 ऑफ फंक्शन और गजब की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन 1 से ही मिलकर बनी है, और देखते हैं उसको। डेफिनेशन 3 ऑफ फंक्शन लिखे सब लोग जल्दी से। डेफिनेशन 3 ऑफ फंक्शन, 3 ऑफ फंक्शन एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन relating two variables x and y। तो याद है अपन लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशन पढ़ा था, मैंने कहा था देखो हर एक्सप्रेशन एक रिलेशन है। तो वहां पर अपन ने कहा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमने कहा था ये इनपुट होता है तो ये क्या होता है, आउटपुट। सही कि नहीं? तो अपन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन कौन से बनाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपन ने देखा था, याद करो। फिर अपन ने देखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एलिप्स।
हमने ये भी देखा था कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला। हम ये भी पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ क्या होता है। हमें ये भी पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए आपके सामने, मैं एक एक का पोस्टमार्टम करता हूं। सुनो कि ये सारे के सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हर वो एक्सप्रेशन जो कि दो वेरिएबल को रिलेट करके है एक्स और वाई, तो वो सारे के सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रिलेटिंग टू वेरिएबल। तो रिलेशन है एक्स और वाई में, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो हमने कहा हर रिलेशन फंक्शन कब होगा कि भैया सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और एक एलिमेंट के लिए केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। अब आप इस बात को देखो, तो हर एक चीज रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। तो एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन, ये चीज आप ध्यान रखें। इट विल बी अ फंक्शन व्हेन, उसके लिए शर्त है। अब वो क्या शर्त है ये देखते हैं। अब सुनो, क्या अपन इसका ग्राफ बनाए? अगर मैं सर्कल का ग्राफ बनाता हूं तो सर्कल का ग्राफ बना ऐसा, ठीक है। ये वाला हो गया माइनस आर कॉमा जीरो और ये वाला हो गया आर कॉमा जीरो। ये आप पढ़ के आ चुके हो कि ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या 0 कॉमा 0, रेडियस क्या है आर। अब आप बताओ, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं x1, तो इस x1 के करस्पॉन्डिंग आपको दो y की वैल्यू दिख रही है, एक ये वाली जो कि हो गई y1 और एक आपको दिख रही होगी ये वाली जो कि हो गई माइनस y1। इस x के करस्पॉन्डिंग आपको दो वैल्यू दिख रही होगी y2 और इस x के आपको दिख रही होगी माइनस का y2। इसका मतलब x1 के साथ y1 भी आ रहा है और माइनस का y1 भी आ रहा है। तो आप अब देख के बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने इसका एलिप्स का ग्राफ देखा होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको x1 मान रहा हूं तो देखो यहां पर y1 आ गया, तो ये y1 है तो ये क्या हो गया माइनस का y1। तो x1 के साथ y1 भी आ रहा है और माइनस का y1 भी आ रहा है। इसका मतलब एक के लिए दो दो चीजें आ गई। इसका मतलब एक दो से जुड़ा हुआ है तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। यहां पर अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला का कर्व इस प्रकार से होता है। तो अगर मैं यहां पर x1 लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग y1 ये आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग माइनस का y1 ये आ गया। तो सेम सिचुएशन हो रही है, x1 y1 से भी जुड़ा माइनस y1 से भी जुड़ा, तो ये रिश्ता है, ये फंक्शन नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं x स्क्वायर इक्वल्स टू y की, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ या ना। अब देखो अगर मैं x1 ले रहा हूं तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग एक ही y1 है कि नहीं है? तो x1 किससे जुड़ा? y1 से जुड़ा। हाँ, यहां पर कोई ना कोई x2 ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए y1 आ जाए वापस से, तो वो x2 के लिए y1 आ रहा है। तो भैया आप खुद सोच के बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये है, अच्छा एक और अपन देख लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है बेटा इस प्रकार से। तो अगर मैं यहां पर x1 पॉइंट लेता हूं, ये हो गया x1, तो x1 लिया तो यहां पर y1 भी आ गया और यहां पर क्या आ गया माइनस का y1। इसका मतलब x1 के लिए y1 भी जुड़ रहा है और माइनस का y1 भी जुड़ रहा है। तो ये रिश्ता हो गया, ये फंक्शन नहीं हुआ। अब आप इस बात को समझो, ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सारे रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, बट सारे फंक्शन नहीं है। एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आप इस बात को लिख भी सकते हो, एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन, ओनली दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी अ फंक्शन। क्योंकि इन सब में केवल एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फंक्शन हुआ है। ओनली दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी अ फंक्शन इन विच फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। एक x की वैल्यू के लिए यदि आपको एक y की वैल्यू मिल रही है तो वही रिश्ता फंक्शन कहलाता है। एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू, तो एक x की वैल्यू के लिए एक सेट ए के एलिमेंट के लिए सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो x क्या है इनपुट, y क्या है आउटपुट। सेट ए का एलिमेंट इनपुट होता है, सेट बी का एलिमेंट आउटपुट होता है, इसके लिए केवल एक ही होना चाहिए, हाँ या ना। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका आ गया बेटा। अगर मैं कर्व को, मेरे को अगर कोई भी फंक्शन का या कोई भी रिलेशन का या कोई भी कर्व अगर मेरे को पता है, फंक्शन तो नहीं बोल सकते, किसी भी रिलेशन का अगर मेरे को कोई कर्व पता है, तो मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा। कौन सा टेस्ट करूंगा? वर्टिकल लाइन टेस्ट से मैं ये बता लगा पाऊंगा कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब देखो ये पूरा कर्व है, अगर मैं यहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो एक भी ऐसा अगर मेरे को पॉइंट मिल गया
जो कि कर्व को 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर रहा है। इसका मतलब एक एक्स के लिए 2 y आ गए। तो भैया अगर कोई भी लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर कर्व को 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर रही है तो वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब आप यहां पर भी देख लो, ये कर्व है, मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो ये कर्व को इस लाइन ने 2 बार कट किया, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्स के लिए 2 y आ रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। मैंने यहां पर लाइन वर्टिकल लाइन टेस्ट किया है, एक भी ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वर्टिकल लाइन बनाने पर 2 या 2 से ज्यादा अगर अपने को वो कर्व को कट कर रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब आप यहां देखो, जब मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहा हूं तो एक ही पॉइंट पे कर्व को कट कर रहा है हमेशा, हर वक्त। अगर आपको एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पर 2 बार कट कर रहा है तो सीधा बोल देना ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। जैसे यहां पर बोला कि ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। जैसे अगर मैं ऐसा कोई कर्व रैंडम दे दूं और मैं कहूं बताओ कि ये क्या है, तो आप यहां पर करोगे तो आपको क्या लगेगा, फंक्शन है। ऐसा नहीं बोल सकते। एक भी ऐसी जगह मिल जाए जहां पर 2 या 2 से ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है तो पूरे को देखोगे तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। टुकड़ों में नहीं कि यहां पे कर दिया तो एक बार कट कर रहा है, यहां पे कर दिया तो एक बार कट कर रहा है, यहां पे कर दिया तो एक बार कट कर रहा है, नहीं। अगर एक भी ऐसी जगह मिल जाए कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर रहा है तो वो, जैसे छोटा सा अगर अपन एग्जाम्पल लें, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, ये मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के द्वारा भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने वापस से रख रहा हूं, जैसे ये है, इसको जोड़ा यहां से, ये किया ओपन, ये कर दिया मैंने ऐसा, और यहां से लेकर यहां तक का फंक्शन है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसके बीच में ये जो बना रखा है क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? तो तुम लोग क्या कहोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे कि यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर भी एक। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कर्व को 2 जगह कट कर रहा है या 2 से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक जगह कट किया, एक जगह कट किया, एक जगह, तो ये फंक्शन भी है, रिलेशन भी है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा है, तो बताओ इधर एक कट कर रहा है इधर, लेकिन जब आप इधर वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो देखो इधर भी कट किया और इधर भी कट किया, किया कि नहीं किया? इसका मतलब एक भी ऐसी जगह मिल गई जहां पे 2 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन 3 भी समझ में आ गई। डेफिनेशन 3 में हम y = fx वाले रिलेशन को कब फंक्शन कह रहे हैं और कब फंक्शन नहीं कह रहे हैं, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट नंबर 1 जो कि हमने आज पढ़ा। कल अपन चालू करेंगे कंसेप्ट नंबर 2 जो कि आपको इन्हीं फंक्शन को डोमेन और रेंज के बारे में बताएगा, और कल अपन एलिमेंट्री फंक्शन की स्टडी करेंगे। देखो अब आपने चैप्टर पे दूसरे पड़ाव पर जा रहे हो, तो कल का लेक्चर तो बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे सारे लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होने में जा रहा है क्योंकि आप y = fx तक पहुंच चुके हो और आपने कह दिया कि अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो बेटा फंक्शन होने के बाद हम 3 बातें पढ़ते हैं। एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज और एक होता है कोडोमेन। लेकिन कोडोमेन कभी निकाला नहीं जाता, वो तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो कल से आपका चालू होगा डोमेन और रेंज, और आपको हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y = fx की तरह दे रखा होगा और वो फंक्शन होगा, और फंक्शन होने के बाद अपन निकालेंगे उसकी डोमेन और रेंज। तो हमने कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर किया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन, तीनों की डेफिनेशन देखी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी, डेफिनेशन 1। 2 शर्तें हैं, वही शर्त आपकी डेफिनेशन 1 में चली, 2 में चली और 3 में चली। तो कल अपन पढ़ेंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।